हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू दिस बिलव चैनल बिलव साइकोलॉजी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कल्चर एंड इंटेलिजेंस। इसके बाद हम पढ़ेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस एंड देन वी विल गो टू स्पेशल एबिलिटीज़, जिनमें हम एप्टीट्यूड क्या है, इंटरेस्ट क्या है, एप्टीट्यूड को टेस्ट कैसे किया जाता है, मेजर कैसे किया जाता है, ये सब कुछ देखेंगे। तो सवाल है, कल्चर क्या है और कल्चर कैसे हमारे इंटेलिजेंस को इन्फ्लुएंस करता है। ओके, सो पहले हम डेफिनेशन देख लेते, फिर हम थोड़ा जाएंगे कि आगे पीछे और लिखा क्या है। ओके, सो कल्चर इज ए कलेक्टिव सिस्टम ऑफ कस्टम्स, बिलीव्स, एटीट्यूड्स एंड अचीवमेंट्स इन आर्ट एंड लिटरेचर। तो सबसे बात एक चीज़ को नोटिस करना, कलेक्टिव। कलेक्टिव का मतलब होता है एक साथ। तो कल्चर एक कलेक्टिव सिस्टम है जो कि मतलब एक साथ बहुत लोग एक तरीके के सिस्टम को फॉलो करते हैं, जहाँ पर उनका एक तरीके का कस्टम होता है। कस्टम यानी रीति रिवाज होता है, एक तरीके का बिलीफ होता है और सेम तरीके का एटीट्यूड होता है किसी भी चीज़ के प्रति। और कल्चर ओवरऑल मिलके अगर कुछ आर्ट में या लिटरेचर में अचीव करते हैं तो उसको हम कल्चरल अचीवमेंट, कलेक्टिव सिस्टम का एक अचीवमेंट के तौर पे देखते हैं। वैसे तो आपको पता ही है कल्चर क्या है, लेकिन एकेडमिक्स के लिए ये डेफिनेशन आप जान लो कल्चर का। ओके, अब सवाल है, सवाल नहीं, बात यह है कि वाइगोट्स्काई करके एक साइकोलॉजिस्ट है, हमारे रशियन साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने ये आर्ग्यूमेंट दिया दैट कल्चर प्रोवाइड्स ए social context in which people live, grow and understand the world around them। तो कल्चर के थ्रू ही हमें वो कॉन्टेक्स्ट मिलता है जीवन का, जिसके थ्रू हम जीवन को जीते हैं, जीवन में आगे बढ़ते हैं यानी ग्रो करते हैं और हमारे आसपास के पूरी दुनिया को समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो लेस टेक्नोलॉजिकली एडवांस सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर सोशल और इमोशनल स्किल की बहुत ज़्यादा वैल्यू की जाती है। सोशल और इमोशनल, क्योंकि वो लोग टेक्नोलॉजिकली उतना एडवांस नहीं है, इसलिए वो लोग पीपल स्किल, जो सोशल स्किल है, जो इमोशनल स्किल है, दीज आर पीपल स्किल्स। तो इन सब को वो लोग ज़्यादा वैल्यू करते हैं। बट ऑन द अदर हैंड, ऑन द कॉन्ट्रास्ट, जो थोड़े टेक्नोलॉजिकली एडवांस सोसाइटीज़ होती है वहाँ पर हम देखते हैं कि किसी इंसान की रीजनिंग की एबिलिटी कितनी है, जजमेंट की एबिलिटी कितनी है, और वहाँ से और वही चीज़ों से उनका इंटेलिजेंस जो है वो रिप्रेजेंट होता है। ओके, तो इसी बात पे एक और चीज़ है, या फिर हमारे एक और साइकोलॉजिस्ट थे स्टैनबर्ग। स्टैनबर्ग नोशन ऑफ कॉन्टेक्चुअल और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस इम्प्लाइज दैट इंटेलिजेंस इज ए प्रोडक्ट ऑफ कल्चर। तो स्टैनबर्ग की जब थ्योरी आई थी, जो स्टैनबर्ग्स थ्योरी थी, वहाँ पर इंटेलिजेंस के तीन तरीके के कॉन्टेक्स्ट में इंटेलिजेंस को उन्होंने बताया था। तो वहाँ पर एक कॉन्टेक्स्ट था, मतलब तीन तरीके के कॉन्टेक्स्ट में बताया था। तो एक था कॉन्टेक्चुअल या फिर प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। तो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस को उन्होंने बताया कि प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस इज ए प्रोडक्ट ऑफ आवर कल्चर, क्योंकि हम जिस तरीके के कल्चर में रहते हैं वहाँ से हमारी जो डेली प्रैक्टिसेस हैं वो होती हैं उस तरीके के, और वहीं से हमें इस बात का ज्ञान होता है क्या चीज़ को हम सही मानेंगे, क्या चीज़ को गलत मानेंगे, किस जगह पे हम किस तरीके का एक्शन लेंगे, हमें कौन सी जगह पर क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो इस तरीके की चीज़ों का हमें जो नॉलेज है वो कहाँ से आता है, हमारा जो कल्चर है, कल्चर से आता है। और इसी को इसीलिए बोला है कि जो हमारे, और इन्हीं चीज़ हमारे प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस के तौर पे देखी जाती है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों को तो हम प्रैक्टिकली अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। सो अपना जो इंटेलिजेंस है, या फिर मोर स्पेसिफिकली अगर हम नैरो डाउन करें इंटेलिजेंस को, सो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस कल्चर का बिल्कुल एक प्रोडक्ट है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटेलिजेंस इन वेस्टर्न ट्रेडिशन। तो भाई वेस्टर्न ट्रेडिशन में इंटेलिजेंस को कैसे देखा जाता है। सो टेक्नोलॉजिकली जो एडवांस सोसाइटीज़ होती है, क्योंकि वेस्टर्न जो ट्रेडिशन है, वेस्टर्न जो सोसाइटीज़ है, दे आर टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड। तो उनका वो लोग क्या चीज़ को प्रमोट करते हैं, दे प्रमोट टाइप ऑफ बिहेवियर विच कैन बी कॉल्ड टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस। तो वो जिस तरीके के बिहेवियर को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, वो टेक्नोलॉजिकल एडवांस, टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस को वो लोग प्रमोट करते हैं। मतलब जो उनका बिहेवियर होगा वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस होगा। इन दिस सोसाइटीज पर्सन आर वेल वर्स्ड इन स्किल ऑफ अटेंशन। तो जो टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस है, या फिर उन सोसाइटी में जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड बिहेवियर है, वो क्या क्या है, वो किन चीज़ों में वो लोग माहिर है, वो हम देख लेते हैं। सो दे आर वेल वर्स्ड, मतलब दे आर एक्सपर्ट, या फिर मतलब ट्रेंड हम कह सकते हैं, या फिर गुड इनफ इन अटेंशन,
ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, परफॉर्मेंस, स्पीड एंड अचीवमेंटल ओरिएंटेशन। एक अचीवमेंटल ओरिएंटेशन होता है कि इंसान ने कितना अटेंशन पे किया, कितना ऑब्जर्व कर सकता है, एनालिसिस पावर कितनी है, परफॉर्मेंस कैसी है, स्पीड कैसी है, और ओवरऑल उसने अचीव किया है अपने जीवन में। यानी स्पेसिफिकली उनका पर्सनल लाइफ का उनको एक इंडिविजुअल के तौर पे देखकर उनको उनके जीवन में क्या क्या चीज़ उन्होंने अचीव किया है उसके तौर पे वेस्टर्न सोसाइटीज़ में जज की जाती हैं। गॉट इट। और इंडिया में क्या है, इंडिया में थोड़ा सा तो अलग है। सो इंडिया में मैं हमेशा कहती हूँ, आपने मूवी देखी होने हम साथ साथ हैं, तो हम साथ साथ है जो मूवी आपने देखा होगा। सो इंडिया में एक्चुअली एक कलेक्टिविस्टिक कल्चर चलता है, जहाँ पर जो हम साथ साथ है वाला मतलब हमें सब कुछ साथ साथ करना है। जैसे कि ये देखो, जो इंटेलिजेंस इंडियन ट्रेडिशन में हम देखते हैं उसको हम कहते हैं इंटीग्रल इंटेलिजेंस। अब इंटीग्रल का मतलब तो आपको पता ही है कि मिलजुल के इंटीग्रेट करना, यानी एक साथ मिल के, कलेक्टिविज्म। सो उसमें क्या होता है, ये किस चीज़ के ऊपर एम्फोसिस करता है, ये कनेक्टिविटी के ऊपर एम्फोसिस करता है। और किसके साथ कनेक्टिविटी, आपके सोशल और जो एनवायरनमेंट है, सोशल एंड वर्ल्ड एनवायरनमेंट, जो आपके आसपास का एनवायरनमेंट है, जो आपका सोसाइटी है, सोसाइटल एनवायरनमेंट है, उसके साथ आपकी कितनी कनेक्टिविटी है, उस चीज़ के ऊपर ध्यान दिया जाता है अपना इंडियन ट्रेडिशन में। ओके। सो इंडियन थिंकर्स जो थे उन्होंने इंटेलिजेंस को व्यू किया from a holistic perspective where equal attention is paid to cognitive and non-cognitive processes as well as their integration। तो इंडिया में हमने कॉग्निटिव और नॉन कॉग्निटिव दोनों चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया। जैसे वेस्टर्न में सिर्फ कॉग्निशन पे ऊपर ध्यान दिया। कॉग्निशन में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी हमारी, कि हमारी अटेंशन, ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, स्पीड, परफॉर्मेंस, ये सब कुछ हमारा कॉग्निशन है। लेकिन जब हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे तब हमारा जो नॉन कॉग्निटिव प्रोसेसेस है ना, ये भी आएंगे। ओके। अभी एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है। अच्छा, इसके पहले मैं बता दूँ, मैं शायद भूल गई थी कि अगर आपको ये PDF चाहिए तो आपको जाना होगा हमारा टेलीग्राम चैनल, बिलव्ड कम्युनिटी नाम है टेलीग्राम चैनल का, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर लेना। मैं आपको ये जो PDF नोट्स है वहाँ भेज दूँगी। और साथ के साथ इसके पहले हमने पार्ट 4 तक कवर किया है, ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर कवर है, ये हमारा लास्ट पार्ट है। तो आपको अगर देखना है तो प्लेलिस्ट है चैनल में या फिर वीडियोस है, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। साथ साथ हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और रिव्यू क्वेश्चंस बहुत कुछ मैंने करवाया है आपके 12th के लिए ही। ऑलमोस्ट चैनल ये डेडिकेटेड है, तो आपको जो भी रिसोर्सेज चाहिए सब कुछ इस चैनल में मिल जाएगा। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड complete your syllabus and complete your class 12 psychology journey with me। ओके। सो एक और कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू इंडिया में इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है, और संस्कृत में हम इंटेलिजेंस को इंडिया में बुद्धि कहते हैं। बुद्धि आप सबने सुना होगा। जैसे किसी का कोई मानो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पहले था और उसी से कुछ गड़बड़ हो गई है, तो हम कहेंगे अरे इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, मतलब इसका जो इंटेलिजेंस था वो ख़राब हो गया है, इसलिए उसने कुछ नॉन इंटेलिजेंट एक्टिविटी कर दिया है, इस तरीके से। ओके। सो बुद्धि अकॉर्डिंग टू JP दास इंक्लूड्स स्किल्स। तो बुद्धि, अगर हम इंटेलिजेंस को बुद्धि के तौर पे रिप्रेजेंट करें, संस्कृत शब्द है बुद्धि, तो बुद्धि में क्या क्या चीज़ इंक्लूड होता है, कौन कौन से स्किल इंक्लूड होते हैं। तो उसमें जो स्किल इंक्लूड होते हैं, दे आर मेंटल एफर्ट, then determined action, feelings, opinions along with cognitive competences such as knowledge, discrimination and understanding। तो आपके जो भी कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ है, जैसे कि आपके नॉलेज, डिस्क्रिमिनेशन, अंडरस्टैंडिंग, ये सब कुछ तो आएगा ही, लेकिन इसके साथ साथ जो नॉन कॉग्निटिव चीज़ें हैं जैसे मेंटल एफर्ट, डिटरमाइंड एक्शन, फीलिंग्स, ओपिनियंस, ये सब भी इंटेलिजेंस में काउंट होगा। यानी इंडिया में अगर हम इंटेलिजेंस को देखें तो उसमें आपके मेंटल लेवल पे भी जो भी चीज़ें हो रहा है, कॉग्निशन लेवल पे वो भी आएगा, कॉग्निटिव कॉम्पिटेंसेस और नॉन कॉग्निटिव कॉम्पिटेंसेस दोनों आएंगे। सो अभी अगर हम बुद्धि को देखें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, तो बुद्धि इज़ द नॉलेज ऑफ वन सेल्फ बेस्ड ऑन कॉन्साइज विल एंड डिज़ायर। तो कोई इंसान का अपना कौन सा विल है, मतलब कौन सी इच्छा है, उसके डिज़ायर्स क्या है, उसका ख्वाहिश क्या है, इन सब चीज़ों का भी पता होता है। अगर हम मतलब देखें कि अपने सेल्फ के बारे में नॉलेज होता है, नॉलेज अबाउट वंस ओन सेल्फ, तो अपने खुद के बारे में, अपने खुद की इच्छाओं के बारे में, ख्वाहिशों के बारे में अगर नॉलेज होता है, देन दैट पर्सन इज कॉल्ड इज बुद्धिमान या फिर इंटेलिजेंट। ओके।
ओके, द नेक्स्ट इज इंडियन जो ट्रेडिशन है इंटेलिजेंस। अभी हम इंडिया में पढ़ रहे हैं ना कि इंडिया में कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर इंटेलिजेंस को देखा जाता है। तो वहीं पे कुछ फीचर्स हैं, कुछ एस्पेक्ट है, फैसेट्स हैं जिनके ऊपर इंडियन ट्रेडिशन को हम देखते हैं, या फिर इन इन फैक्टर्स के थ्रू हम इंडियन ट्रेडिशन को देखते हैं। तो वो हम देखेंगे, बट मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ। सो द फर्स्ट, या फिर जो पहला फैसेट या फिर पहला फीचर्स है जिसके थ्रू हम इंडियन ट्रेडिशन में इंटेलिजेंस को मेजर करते हैं, दैट इज़ कॉग्निटिव कैपेसिटी। तो हमारी कॉग्निशन की कितनी कैपेसिटी है। कॉग्निशन में क्या क्या चीज़ आता है कि हमारे जो कॉन्टेक्स्ट है, यानी आसपास जो हो रहा है प्रैक्टिकल लाइफ में तो आसपास जो हो रहा है हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में, उसके लिए हमारे में सेंसिटिविटी कितनी है, हम कितना सेंसिटिव है, कितना अवेयर है अपने आसपास से, अपने एनवायरनमेंट से। देन आएगा आपका अंडरस्टैंडिंग, डिस्क्रिमिनेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो अगर ये सारी स्किल किसी में है, देन दैट पर्सन हैज़ कॉग्निटिव कैपेसिटी, ये हम कहेंगे। दूसरा है सोशल कॉम्पिटेंस। तो सोशल कॉम्पिटेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी को बहुत ज़्यादा हम इंडियन कल्चर में ध्यान देते हैं। ये सारी चीज़ें भी हम कहते हैं, लेकिन इसकी इन सारी चीज़ों में ना जो प्रायोरिटी है वो थोड़ा कम है। अचानक से मुझे खांसी आने लगी, पता नहीं, पानी पीना है इसलिए शायद। सो सोशल कॉम्पिटेंस में क्या होगा बेटा, सोशल कॉम्पिटेंस में जब आप आपके जो सोशल ऑर्डर है उनके लिए रिस्पेक्ट हो। सोशल ऑर्डर मतलब सोसाइटी में हम जैसे बड़ों को इज्जत देते हैं, तो उस तरीके से ऑर्डर में जैसे ताऊ होंगे, आपके चाचा होंगे, पापा होंगे, तो इस तरीके से जो ऑर्डर है उनके हिसाब से आप उनको इज्जत दे रहे हो कि नहीं। देन आप एल्डर्स के टूवर्ड्स कितने कमिटेड हो। देन आप जो यंग है, जो नीडी है, उनके टूवर्ड्स कितने कंसर्न हो, कितने नीडी मतलब कमिटेड हो उनको हेल्प करने के लिए। आपको आप अदर्स के लिए, दूसरे लोगों के लिए कितना कंसर्न हो, और दूसरों के पर्सपेक्टिव को कितना समझ सकते हो। इन सारी चीज़ों के ऊपर भी हम तोलते हैं इंडिया में कि आप इंटेलिजेंट हो कि नहीं। देन एक और है इमोशनल कॉम्पिटेंस। ये तो अगर मैं बोलूँगी कुछ विवाद हो जाएगा, इन सारी चीज़ों पे तो ज़्यादा देखते नहीं है, बट आजकल बहुत ओपन हो रहा है चीज़ें, आजकल लोग बहुत देख रहे हैं चीज़ों के ऊपर। सो मतलब इन चीज़ों का भी बहुत ध्यान दे रहे हैं इंडियन पेरेंट्स, बट मोस्टली चलो उसको बात को छोड़ते हैं। सो इमोशनल कॉन्फिडेंस में देखते हैं कि सेल्फ रेगुलेशन की कैपेसिटी है कि नहीं, अपने आप को रेगुलेट कर पाना, अपने इमोशंस को रेगुलेट कर पाना, अपने इमोशंस को मॉनिटर कर पाना। जैसे कि इमोशंस हो गया है ऑनेस्टी, पोलाइटनेस, गुड कॉन्डक्ट एंड सेल्फ इवैल्यूएशन, ये सारे स्किल है कि नहीं। देन एंटरप्रेन्योरल कॉम्पिटेंस हम देखते हैं। एंटरप्रेन्योरल कॉम्पिटेंस मतलब आप कितने हार्ड वर्किंग हो, अपने काम के टुवर्ड्स कितने कमिटेड हो, कितने परसिस्टेंट हो, परसिस्टेंटली आप एक्शन ले पा रहे हो कि नहीं, आप में पेशेंस है कि नहीं, आप हार्ड वर्क कर पाते हो कि नहीं, विजिलेंस हो, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर्स है कि नहीं। विजिलेंस का मतलब होना है रिस्क फ्री, है ना। तो आप जो काम करते हो मतलब फ्रॉड हो कि नहीं, वही बात है। ओके, तो मैं ऐसे मजाक करती, उसका कुछ बुरा मत मानना मतलब ऑफेंड मत हो जाना। मुझे जज मत करना, जो सही है वो मैंने बोला, जो मेरा एक्सपीरियंस है। ओके, सो आई थिंक अगर हम आमने सामने में अगर मेरा फेस कैम सेटअप होता तो शायद आप लोग ज़्यादा रिलेट कर पाते, बट ओके। सो नेक्स्ट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस बेटा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मेरी हंसी ही नहीं रुक रही है। सो इमोशनल इंटेलिजेंस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे जीवन में, बिकॉज ज़्यादातर टाइम हम आई क्यू पे ही ध्यान देते हैं, बट एक्चुअल में आई क्यू आपको एकेडमिक्स में तो बहुत सक्सेस दिलाएगा, बट जब तक आप में इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होगा, ई आई यानी इमोशनल इंटेलिजेंस, या फिर इसको हम मेजर करते हैं ई क्यू से, तो जब तक आप में ई क्यू ज़्यादा नहीं होगा, आप लाइफ में सक्सेसफुल होने के थोड़ा कम ही चांसेस हैं। तो इमोशनली इंटेलिजेंट होने का मतलब क्या है, मतलब आपके जो इमोशंस हैं उनके बारे में आप इंटेलिजेंट हो, उनको आप समझते हो। सीधा नाम से ही काम हो रहा है, मतलब शब्द से आपको मतलब समझ आ रहा है, लेकिन एकेडमिकली क्या डेफिनेशन है हम उसको पहले देखते हैं। सो द कॉन्सेप्ट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय सेलोवे एंड मेयर, who considered emotional intelligence as, ये ध्यान दो, द एबिलिटी टू मॉनिटर वंस ओन एंड अदर्स इमोशन, टू डिस्क्रिमिनेट अमंग देम एंड टू यूज इंफॉर्मेशन टू गाइड वंस थिंकिंग एंड एक्शन। तो अगर कोई इंसान अपने भी और किसी दूसरे का भी इमोशंस को मॉनिटर कर पा रहा है,
है ना, मॉनिटर कर पा रहा है यानी देख पा रहा है, इवालुएट कर पा रहा है, समझ पा रहा है। देन उनमें डिस्क्रिमिनेट कर पा रहा है यानी उनमें डिफ्रेंशिएट कर पा रहा है। एंड देन जो इन्फॉर्मेशन उसने प्रोसेस किया है, जो इन्फॉर्मेशन उसके पास अवेलेबल है, उसको यूज़ करके इंटेलिजेंटली वो क्या किसी की सोच को, किसी के एक्शन को, काम को गाइड कर पा रहा है कि नहीं। अगर इतना सब कुछ कोई कर पा रहा है देन वो व्यक्ति इमोशनली इंटेलिजेंट है। ओके, सो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है भाई? सो इमोशनल इंटेलिजेंस इज ए सेट ऑफ स्किल दैट अंडरलाइन एक्यूरेट अप्रेजल, एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ इमोशंस, है ना। सो एक्सप्रेशन का मतलब तो पता ही है कि इमोशन को एक्सप्रेस करना, रेगुलेशन का मतलब भी पता है, लेकिन अप्रेजल का मतलब है क्या है? जैसे ऑफिस में अप्रेजल होता है तो पूरे मतलब जो एम्प्लॉई है उसका पूरा इवाल्युएशन होता है, फिर जाके उसको 2% 5% का हाइक मिलता होगा। आपके घर पे अगर कोई है जो कॉरपोरेट में है, एमएनसीज में है, तो आपको पता रहेगा अप्रेजल के बारे में। तो अप्रेजल का मतलब है इवाल्युएशन। तो एक सेट ऑफ स्किल होती है जिससे लोग जो इमोशंस हैं उनको इवालुएट कर पाते हैं, एक्सप्रेस कर पाते हैं और रेगुलेट कर पाते हैं। मतलब आप जो इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस की फीलिंग सेट कह सकते हो इमोशनल इंटेलिजेंस को। ओके, सो इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज EQ, इमोशनल क्वोशंट, जस्ट सेम एज IQ हम एक इंटेलिजेंस को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं। एंड इमोशनल इंटेलिजेंस रेफर्स टू द एबिलिटी टू प्रोसेस इमोशनल इंफॉर्मेशन एक्यूरेटली एंड एफिशिएंटली, वही बात है। एंड आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्कूल वगैरह में बहुत ऐसे प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया जाता है बच्चों के, बहुत सारे ऐसे वर्कशॉप्स, वेबिनार, सेमिनार किया जाता है जिसके थ्रू उनकी जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो बहुत बढ़ जाए। ये क्यों होता है? सो दैट उनके बेनिफिट हो एकेडमिक अचीवमेंट के साथ साथ उनकी जो एंटी सोशल एक्टिविटीज़ है वो भी थोड़ा कम हो जाए, और इसके साथ साथ उनको प्रिपेयर किया जाता है टू फेस द चैलेंजेस ऑफ लाइफ आउटसाइड द क्लासरूम। क्लासरूम के बाहर भी जो एक ज़िंदगी है, पूरा आपका जीवन जो पड़ा है, उसके लिए आपको तैयार किया जाता है। ओके, सो आपने समझ लिया कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है। अभी अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ बेटा, कोई अगर इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन है तो उनके कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा वो आप बताओ, तो आप इजीली बता सकते हो, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। तो वो जो व्यक्ति इमोशनली इंटेलिजेंट होगा वो आपके जो फीलिंग्स हैं, आपके जो इमोशंस हैं, उनके टुवर्ड्स सेंसिटिव होगा और उनको बहुत अच्छे से परसीव कर पाएगा, यानी रिसीव कर सकता है, देख सकता है, समझ सकता है। एंड perceive and sensitive to various types of emotions in others by noting their body language, voice and tone and facial expression। तो जो इमोशनल इंटेलिजेंट होगा वो जब दूसरों के बॉडी लैंग्वेज को देखेगा, उनके वॉइस को सुनेगा, उनके टोन को सुनेगा, उनके फेशियल एक्सप्रेशन को देखेगा, तभी उसको पता लग जाएगा कि कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है ना। बहुत लोग होते हैं ना, आपके कोई कोई ऐसे दोस्त होंगे, देखना 2-3 अगर दोस्त हैं, कोई ऐसा दोस्त होगा जो एकेडमिकली बहुत अच्छा है, मानो उसको बहुत अच्छा मैथ्स आता है तो आपको नहीं आता है, तो एग्ज़ाम के पहले अगर आप उस फ्रेंड के पास जाओगे वो आपकी मदद कर देगा, आपको मैथ समझा देगा, सिखा देगा कैसे क्या है, पूरे डेरिवेशन करके सब कुछ कर देगा। लेकिन अगर आप उदास हो तो उस बंदे को समझ भी नहीं आएगा कि आप उदास हो, उसको इन चीज़ों से फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, उसको पता नहीं चलेगा। लेकिन कोई एक ऐसा भी दोस्त हो सकता है जो मैथ्स में भी अच्छा है, आपको मैथ्स में, साइंस में या फिर एकेडमिक्स में भी हेल्प कर सकता है, और अगर आप उदास हो तो आपको चेहरा देख के, आपके चेहरे को पढ़ के वो बता सकता है कि क्या हुआ, बता उदास क्यों है। तो जो पहला इंसान था वो उसका IQ अच्छा था, बट जो दूसरा आपका फ्रेंड है उसका IQ के साथ साथ EQ भी अच्छा होगा। अब कोई ऐसा भी हो सकता है जिस पर ये नहीं है, सिर्फ ये है, कोई ऐसा है जिस पर ये नहीं है, सिर्फ ये है, और कोई ऐसा भी हो सकता है जिन पे दोनों है। अगर ऐसा कोई दोस्त आपके पास है देन वो सोने पे सुहागा है, उसको पकड़ के रखो, जीवन में बहुत काम आएगा जब आप बड़े हो जाओगे, जब आप एडल्टहुड में आओगे ना, तो दोस्त बहुत काम आएंगे। ओके, सो रिलेट योर इमोशंस टू योर थॉट्स सो दैट यू कैन टेक देम इनटू अकाउंट व्हिल सॉल्विंग प्रॉब्लम एंड टेकिंग डिसीजन। तो आपके इमोशन और थॉट्स को रिलेट कर सकते हैं और इससे आप हेल्प कर सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कोई भी डिसीजन लेने के लिए। और यू अंडरस्टैंड द पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑफ द नेचर एंड इंटेंसिटी ऑफ इमोशंस, आपके इमोशंस के नेचर और इंटेंसिटी को भी समझ सकता है। एंड देन वो लोग अपने और दूसरों के जो इमोशंस है उनको कंट्रोल कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं, और इसके थ्रू
मतलब वो लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग अपने जो इमोशंस हैं उनको रेगुलेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट उनकी दूसरों के साथ एक हारमोनी और पीस बनी रहती है, और दूसरों के साथ रिलेशनशिप जो है वो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि उनको समझ आता है कि अच्छा अभी मेरे जो दोस्त है वो उदास है, अभी मुझे उनको वक्त देना है, उनकी सुननी है, मेरी बतानी नहीं है, इस तरीके की चीज़। ओके, सो यहीं पे हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं, स्पेशल एबिलिटीज़ करके एक टॉपिक है। तो एबिलिटीज़ का मतलब तो पता ही है बेटा, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी कोई कैपेसिटी हो गई है या फिर कोई क्षमता है कोई भी, बट स्पेशल है। मेरे ना गला थोड़ी ख़राब हो गया है, ठंडा पानी आज मैंने पिया एक्चुअली बहुत ज़्यादा। मैं ऑफिस में थी तो बहुत गर्मी था, मैं बाहर गई थी किसी काम की वजह से, और जब मैं बाहर से आई तो मुझे बहुत गर्मी लगा, तो मैं एकदम डीप फ्रीज में जो बॉटल था उसको निकाल के मैंने पी लिया था। तो इसलिए अभी मेरे को समझ आ रहा, मतलब याद आ रहा है। सो आप में कैपेसिटी होगी, क्षमता होगी, लेकिन ये कुछ स्पेशल है। अब स्पेशल में क्या स्पेशल है, जैसे घर पे नहीं बनता, आज को स्पेशल बना है, बर्थडे के दिन स्पेशल बनता है, तो ये क्वालिटीज़ भी हैं। एप्टीट्यूड पहला है। सो एप्टीट्यूड वो बात होती है, मैं अगर सीधी बात बताऊँ आपको, तो किसी इंसान में इतनी कैपेसिटी होती है, किसी पर्टिकुलर फील्ड में वो अच्छा है, मानो उसकी इतनी कैपेसिटी है कि अगर उसको अच्छा ट्रेनिंग दी जाए तो वो बहुत आगे जा सकता है उस फील्ड में। मानो कोई बच्चा ऐसा है जो बोलने में बहुत माहिर है, स्पीकिंग में उसकी बहुत अच्छी पकड़ है, तो अगर हम इसको थोड़ा ज़्यादा मतलब एम्फोसिस करें, ट्रेनिंग दे, कोई सिखाए उसको, तो क्या होगा, हमें हम मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस होगा कि वो आगे जाके एक अच्छा स्पीकर बन सकते हैं, एक अच्छा पब्लिक स्पीकर, एक एंकर या फिर जर्नलिस्ट, ये सब कुछ बन सकता है। सेम एज अगर कोई बच्चा न्यूमेरिकल में बहुत अच्छा है, तो अगर हम मैथ्स में बहुत अच्छा है, तो उसको अगर सही ट्रेनिंग दी जाए तो वो हो सकता है आगे मैथ्स में बहुत अच्छा कुछ करे, ओलंपियाड वगैरह हो, बहुत एग्ज़ाम होता है उसमें बहुत एक्सेल करे, तो ये चांसेस है। सीधी बात यही है। So aptitude refers to the special abilities in a particular field of an activity, particular field. It is a combination of characteristic that indicates that an individual's capacity to acquire some specific knowledge or skill after training. तो ट्रेनिंग के बाद उसमें वो कैपेसिटी है कि वो एक्वायर कर सकते हैं कोई स्पेसिफिक नॉलेज या फिर कोई स्पेसिफिक स्किल। सो द नॉलेज ऑफ एप्टीट्यूड कैन हेल्प अस प्रेडिक्ट एन इंडिविजुअल्स फ्यूचर परफॉर्मेंस। तो अगर हमें किसी की एप्टीट्यूड की नॉलेज होगी, उसमें फ्यूचर का कैसा परफॉर्मेंस होगा उसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। देन देयर आर सर्टेन एरियाज इन विच सम इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स डू नॉट डू वेल। दे हैव स्पेसिफिक एबिलिटीज लाइक बीइंग गुड इन मैथ्स, लिटरेचर, सिंगिंग, डांसिंग एंड इंग्लिश। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई बच्चा, कोई इंटेलिजेंट बच्चा भी सब चीज़ में कोई अच्छा नहीं कर पाता है, किसी किसी चीज़ में वो बहुत अच्छा होता है। जैसे मैं अगर स्कूल में अपनी बात करूँ, सो मैं उतना मतलब बिलो एवरेज बच्चा कभी मैं थी नहीं, मैं एबव एवरेज ही थी, मेरी मतलब रैंक वैंक भी आ जाती थी, और क्योंकि मैं थोड़ी एक्सट्रोवर्टेड वगैरह थी तो मैं सबसे बोलती थी, जान पहचान थी सबसे, टीचर से भी मेरी अच्छी मतलब बॉन्डिंग अच्छी थी। जैसे मेरी स्पीकिंग बहुत अच्छी थी, तो हमारे जो टीचर थे, हिंदी टीचर स्पेसिफिकली मुझे याद है, वो कैसे कविता लिख के लेके आते थे और मुझे बोलते थे प्रेशी इसको पढ़ के सुनाओ, तो मैं ऐसे सुनाती थी। बट मेरा मैथ्स में बिल्कुल मन उतना नहीं लगता था, मैथ्स में मैं अच्छी थी नहीं, तो क्योंकि मैं एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट के तौर पे काउंट की जाती थी, बट मैं मैथ्स में अच्छी नहीं थी। मेरा लिटरेचर अच्छा था, मेरा इंग्लिश अच्छा है, और मेरी जो स्पीकिंग कम्युनिकेशन ये सब अच्छा है। तो हर एक, तो अभी अगर जैसे मेरी स्पीकिंग अच्छा है, तो मैं अगर इस पर थोड़ा और काम करूँ तो मैं कम्युनिकेशन में, स्पीकिंग में आगे जा सकती हूँ। तो यही बात है, यही हमारा एप्टीट्यूड है। ओके, दिस स्पेसिफिक स्किल एंड एबिलिटीज आर कॉल्ड एप्टीट्यूड्स, एंड विथ प्रॉपर ट्रेनिंग दिस एबिलिटीज कैन बी कंसिडरेबली एनहांस की जाती है ट्रेनिंग मिलने के बाद। दूसरा है इंटरेस्ट। सो इंटरेस्ट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब है कि आप में कैपेसिटी है, जैसे मुझ में कैपेसिटी है कि मैं अच्छा बोल सकती हूँ, मेरी स्पीकिंग पावर अच्छी है, मुझ में कैपेसिटी है कि मेरी स्पीकिंग, लेकिन ये मेरा इंटरेस्ट है कि नहीं, ये मैं प्रेफर करती हूँ कि नहीं बोलना, या फिर इस स्पीकिंग में ज़्यादा ट्रेनिंग लेके, ज़्यादा और जान के, पढ़ के, इसके बारे में जान के आगे स्पीकिंग में कैरियर बनाना मैं प्रेफर करती हूँ कि नहीं, दैट इज़ माई इंटरेस्ट। सो प्रेफरेंस इज एक्चुअली इंटरेस्ट, मतलब आप किसी चीज़ को प्रेफर करते हो कि नहीं, दैट इज़ योर इंटरेस्ट। और आपको, आप में किसी भी चीज़ को करने की कैपेसिटी है, दैट इज़ एप्टीट्यूड। बहुत क्लियर है ना? ओके, सो
इंटरेस्ट इज अ प्रेफरेंस फॉर अ पर्टिकुलर एक्टिविटी, एप्टीट्यूड इज द पोटेंशियलिटी टू परफॉर्म दैट एक्टिविटी। सो हो सकता है किसी में पोटेंशियल हो लेकिन उसकी प्रेफरेंस ना हो ये चीज़। ओके, सो अ पर्सन में बी इंटरेस्ट इन ए पर्टिकुलर जॉब और एक्टिविटी बट मे नॉट हैव द एप्टीट्यूड फॉर इट। तो हो सकता है किसी को किसी चीज़ में इंटरेस्ट हो लेकिन उसकी कैपेसिटी नहीं है वो करने की, एंड वाइस वर्सा। हो सकता है पर्सन में है पोटेंशियल फॉर परफॉर्मिंग ए जॉब बट मे नॉट बी इंटरेस्टेड इन डूइंग दैट। ओके, समझ में आ गई बात? ओके, इन बोथ केसेस द आउटकम विल नॉट बी सेटिस्फैक्टरी। तो दोनों ही केस में अगर एप्टीट्यूड है इंटरेस्ट नहीं है, और अगर इंटरेस्ट है एप्टीट्यूड नहीं है, तो आउटकम जो है, जो रिजल्ट है वो सेटिस्फैक्टरी तो होगा नहीं। सो जैसे कि ए स्टूडेंट विथ हाई मैकेनिकल एप्टीट्यूड एंड स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन इंजीनियरिंग इज मोर लाइकली टू बी सक्सेसफुल मैकेनिकल इंजीनियर। तो किसी बच्चे की अगर मैकेनिकल एप्टीट्यूड बहुत ज़्यादा है देन देयर आर चांसेस कि वो एक मैकेनिकल इंजीनियर सक्सेसफुली बन सकता है। ओके, अब हम कुछ एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में बात करेंगे क्योंकि एप्टीट्यूड टेस्ट जो है ना इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद हम जाएंगे क्रिएटिविटी टेस्ट, और यहीं पे हमारा चैप्टर ख़त्म। और ये पे नहीं, नीचे और भी टॉपिक्स हैं। अच्छा चलो ठीक है, आज मैं इसको ख़त्म कर दूँगी। ओके, सो अब हम कुछ एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में देख लेते हैं। सो एप्टीट्यूड टेस्ट जो है दो फॉर्म्स में अवेलेबल होती है। पहला तो है इंडिपेंडेंट जो कि स्पेशलाइज्ड टेस्ट होती है, एंड मल्टीपल जनरलाइज एप्टीट्यूड टेस्ट होती है। तो आप स्पेशलाइज्ड और जनरलाइज भी कह सकते हो, या फिर आप इंडिपेंडेंट और मल्टीपल एप्टीट्यूड टेस्ट भी कह सकते हो। मतलब इंडिपेंडेंट मतलब एक ही तरीके के एप्टीट्यूड को टेस्ट करेगा, और मल्टीपल मतलब ज़्यादा मोर देन वन को हम मल्टीपल बोलते हैं ना, तो मोर देन वन टाइप के एप्टीट्यूड को टेस्ट करेगा। ओके, सो जैसे कि कितने कितने तरीके के आप एप्टीट्यूड देख सकते हैं। सो क्लरिकल एप्टीट्यूड, मैकेनिकल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड टाइपिंग एप्टीट्यूड आर इंडिपेंडेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। सो अगर कोई टेस्ट ऐसा है जो स्पेसिफिकली सिर्फ क्लरिकल एप्टीट्यूड को देख रहा है, कोई ऐसा है जो सिर्फ मैकेनिकल एप्टीट्यूड को देख रहा है, सो देज आर इंडिपेंडेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। मतलब जो इंडिपेंडेंट टेस्ट होगा, हो सकता है सिर्फ किसी की न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड को टेस्ट करे, हो सकता है सिर्फ किसी की टाइपिंग एप्टीट्यूड को टेस्ट करे। टेस्ट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट बैटरीज विच मेजर एप्टीट्यूड इन सेवरल सेपरेट बट होमोजेनियस एरियाज। होमोजेनियस मतलब इक्वल एरियाज में हम सबको मेजर करते हैं। ओके, डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट डीएटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैंने ग्रेजुएशन मतलब मेरी ग्रेजुएशन में डीएटी मैंने चूज़ किया था अपने प्रैक्टिकल में, और अच्छा ही स्कोर आया मुझे। आई थिंक 87 आया था स्कोर मेरा पूरा टोटल मिला के आउट ऑफ 100। ओके, सो डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, देन जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी होगा, एंड आर्म सर्विस वोकेशनल एप्टीट्यूड बैटरी आर वेल नोन एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरीज। तो ये कुछ टेस्ट के नाम हैं, डीएटी, जीएटीबी एंड देन एएसवीएबी। इनको आपको याद रखना है, इसमें तो सिखाने की समझाने की कोई बात नहीं है। सो जो एजुकेशनल सेटिंग में डीएटी डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट मोस्ट कॉमन यूज़ किया जाता है, और इसमें 8 तरीके के एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, सब टेस्ट होते हैं। कौन कौन से हैं? वर्बल, न्यूमेरिकल, एब्स्ट्रैक्ट, क्लरिकल, मैकेनिकल, स्पेस, स्पेलिंग एंड लैंग्वेज। तो इन्हें सब में किया था। तो मैंने कौन सा किया था? मैंने लैंग्वेज वाला लिया था। तो जैसे मैंने बोला कि मेरी स्पीकिंग में, लैंग्वेज, इंग्लिश, इन सब में मेरी थोड़ी कैपेसिटी है, थोड़ी एप्टीट्यूड है, तो मैंने इंग्लिश वाला लिया था। ओके, इंग्लिश में आपको जैसे नहीं आता है कि वर्ड्स को रीअरेंज करना, जंबल वर्ड्स, ये सब कुछ आपका आ जाता है। चलो ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आप जब पढ़ोगे तो देखोगे। सो J.M. ओझा हैज़ डेवलप इंडियन एडेप्टेशन ऑफ डीएटी। तो ये डीएटी तो विदेशी चीज़ है भाई, लेकिन इसके इंडियन वर्जन को किसने डेवलप किया है? J.M. ओझा। ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको याद रखो। ओके, अब हम चलेंगे क्रिएटिविटी क्या है भाई, उसको देख लेते हैं। सो क्रिएटिविटी देखो नाम में ही क्या है, नाम में ही क्रिएट है, क्रिएट से आया है क्रिएटिविटी। सो क्रिएटिविटी का मतलब है कोई भी चीज़ क्रिएट कर पाना, नया क्रिएट कर पाना, या फिर जो एग्जिस्टिंग चीज़ है उसको ही एक नया पर्सपेक्टिव दे के क्रिएट कर पाना। ऑल ऑफ दोज थिंग्स कम्स अंडर क्रिएटिविटी। So individuals vary in terms of level and the areas in which they exhibit creativity, and that all may not be operating at the same level. अब अलग अलग तरीके की क्रिएटिविटी हो सकती है, और सबका क्रिएटिव लेवल सेम भी नहीं होगा। जैसे कि साइंटिस्ट भी क्रिएटिव है, जो मैथमेटिशियन है वो भी क्रिएटिव है। ऑन दी अदर हैंड जो कारपेंटर है,
वो भी क्रिएटिव है, जो पॉटर है वो भी क्रिएटिव है। तो पॉटर भी क्रिएटिव है और साइंटिस्ट भी क्रिएटिव है, कारपेंटर भी क्रिएटिव है, मैथमेटिशियन भी क्रिएटिव है। तो क्रिएटिव तो चारों लोग हैं, चारों तरीके के लोग हैं, चारों प्रोफेशन के लोग हैं, बट क्या उनकी सेम लेवल ऑफ क्रिएटिविटी है? क्या वो लोग सेम लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं? सो नो। ओके, तो ये एक फीचर हो गया क्रिएटिविटी का। सो आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाईएस्ट लेवल ऑफ क्रिएटिविटी। जो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है दैट इज हाईएस्ट लेवल ऑफ, कि क्रिएटिविटी की लेवल कितनी हाई तक जा सकते, उसकी एक एग्जाम्पल है। इम्प्लाइज ब्रिंगिंग आउट न्यू आइडियाज, फैक्ट्स, थ्योरी और प्रोडक्ट। तो कोई भी नया आइडिया को निकालना, कोई भी नया फैक्ट्स, नया थ्योरी या फिर सबको इंडल्ज करके एक नया प्रोडक्ट निकालना इज क्रिएटिविटी। Although no amount of training can transform an average person to the level of Tagore, Shakespeare, etc., but it is also true that every individual can raise his or her level of creative potential beyond its present level. तो ये तो सच बात है कि जैसे टैगोर थे, रविंद्रनाथ टैगोर, मतलब हमारा रॉबी ठाकुर, या फिर जो शेक्सपियर थे, किसी भी इंसान को कितना भी ट्रेनिंग दे दे वो रॉबी ठाकुर नहीं बन सकते हैं, वो शेक्सपियर नहीं बन सकते, बट जितनी किसी भी इंसान की प्रेजेंट लेवल ऑफ क्रिएटिविटी है उससे तो वो लोग आगे बढ़ ही सकते हैं अगर वो चाहते हैं तो। ओके, अब क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस में क्या ये है, मतलब रिलेशनशिप है, ये इम्पॉर्टेंट है। ये जब मैं पढ़ाती हूँ मुझे हंसी आती है। ओके, so a person who has the ability to learn faster and reproduce accurately may be considered intelligent more than creative unless he or she devises new ways of learning and doing. तो एक इंसान अगर बहुत जल्दी सीख सकता है, बहुत जल्दी आइडिया को रिप्रोड्यूस कर सकता है, उसको हम हो सकते हैं इंटेलिजेंट बोलेंगे, लेकिन उनको हम क्रिएटिव तब तक नहीं बोलेंगे जब तक वो लोग कोई सीखने का कोई नया तरीका ना निकाले। कहने का मतलब है कि जो एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन है उनको एब्जॉर्व कर पाना अच्छे से, बहुत स्पीड में, बहुत फास्ट, तो आप इंटेलिजेंट हो। लेकिन जो भी नॉलेज आप में एग्जिस्टेड है उसके हिसाब से अगर आप कुछ नया क्रिएट नहीं कर पा रहे हो तो आप क्रिएटिव नहीं हो। इस पे दो तरीके की थिंकिंग आती है, मैंने यहाँ पे लिया कि नहीं, अच्छा नहीं लिया होगा, मैं समझा देती हूँ। सो यहाँ पे अगर हम क्रिएटिविटी को रखें और यहाँ पे अगर हम इंटेलिजेंट को रखें, सो क्रिएटिविटी में हम क्या करते हैं, क्रिएटिविटी में जिस तरीके की थिंकिंग होती है उसको हम कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। जैसे ये एक चीज़ है, एग्जिस्टिंग नॉलेज है, इससे बहुत कुछ अलग अलग पर्सपेक्टिव निकाल रहा है, मतलब एक एग्जिस्टिंग नॉलेज से डाइवर्स तरीके का चीज़ निकल सकता है, डाइवर्स तरीके का आइडियाज़, थॉट्स, कोई भी प्रोडक्ट निकल सकता है। बट जब कोई इंसान इंटेलिजेंट होता है वो हज़ारों तरीके के इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्व करके फिर जाके कोई एक कंक्लूजन पे पहुंचता है। तो इसको हम कहते हैं कॉन्वर्जेंट थिंकिंग एंड इसको हम कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, इसको हम कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग और इसको हम कहेंगे कॉन्वर्जेंट थिंकिंग। समझ में आ गई ना? तो ये क्या है, हमारा इंटेलिजेंस और ये हमारा क्रिएटिविटी। ओके, अभी यहाँ पे एक और बात है, आपको क्रिएटिव होने के लिए थोड़ा बहुत इंटेलिजेंट होने की बहुत ज़रूरत है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो जो इंसान बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होगा, ये एक फैक्ट है। ओके, अभी हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या लिखा है, बहुत कुछ लिखा होगा इधर भी, मैं ही सब बता दूँ क्या? इधर जो लिखा है उसको भी तो पढ़ना चाहिए। सो टर्मेन इन 1920s फाउंड दैट पर्सन विथ हाई IQ वर नॉट नेसेसरीली क्रिएटिव। एट द सेम टाइम क्रिएटिव आइडियाज कुड कम फ्रॉम ए पर्सन हु डू नॉट हैव ए वेरी हाई IQ। सो टर्मन ने 1920 में स्टडी किया था कि जिनकी हाई IQ है नेसेसरी नहीं है कि वो लोग क्रिएटिव होंगे, बट जो लोग क्रिएटिव हैं उनकी, मतलब उनकी ज़्यादा हाई IQ होने की ज़रूरत नहीं है, उनकी कोई नेसेसिटी नहीं है कि बंदा बहुत इंटेलिजेंट होना चाहिए क्रिएटिव होने के लिए। ओके, सो द सेम पर्सन कैन बी क्रिएटिव एज वेल एज एन इंटेलिजेंट। को एक ही इंसान क्रिएटिव भी हो सकता है, इंटेलिजेंट भी हो सकता है, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी देन दैट इंटेलिजेंट वन इज़ द कन्वेंशनल सेंस मस्ट बी क्रिएटिव। सो क्रिएटिव बंदा इंटेलिजेंट हो सकता है, लेकिन इंटेलिजेंट होगा तो ही क्रिएटिव होगा ऐसा कोई बात नहीं है। इंटेलिजेंट इट्सेल्फ देयरफॉर डज नॉट एंश्योर क्रिएटिविटी, इसलिए इंटेलिजेंस होना एंश्योर नहीं करता है कि इंसान क्रिएटिव भी होगा।
ओके, दैट्स इट। उसके बाद हम क्रिएटिव टेस्ट पे जाएंगे, फिर हम इंटेलिजेंट टेस्ट पे जाएंगे, और उसके बाद हमारा चैप्टर 2 भी आ रहा है। चैप्टर 2 खैर आज तो पढ़ेंगे नहीं। ओके, तो अभी क्रिएटिव टेस्ट क्या है, कुछ फीचर्स देख लेते हैं क्रिएटिव टेस्ट के। क्रिएटिव टेस्ट वही है जो आपकी क्रिएटिविटी को टेस्ट करें। ओके, सो क्रिएटिविटी टेस्ट आर ओपन एंडेड। ओपन एंडेड मतलब जिनकी कोई फिक्स रिजल्ट या फिक्स वो आंसर वगैरह ऐसा नहीं होता है, कैसे भी करके जो, क्योंकि क्रिएटिविटी का मतलब ही तो है नया पर्सपेक्टिव निकालना, नई चीज़ें डेवलप करना। ओके, सो क्रिएटिव टेस्ट आपकी क्या करती है, क्रिएटिव टेस्ट आपको परमिट करती है कि आप कुछ डिफरेंट आंसर सोचें टू द क्वेश्चन और प्रॉब्लम्स इन टर्म ऑफ हिज और हर एक्सपीरियंस वट एवर दिस मे हैव बिन। दिस हेल्प्स द इंडिविजुअल टू गो इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो क्रिएटिव टेस्ट चाहती हैं कि आप कुछ नया सोचें, जो एग्जिस्टिंग क्वेश्चन आपको दिया गया है उसके आंसर के तौर पे आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ नया सोचें और अलग डायरेक्शन में सोचें। देयर इज़ नो स्पेसिफाइड आंसर टू क्वेश्चन और प्रॉब्लम्स इन क्रिएटिविटी टेस्ट, देयरफॉर देयर इज़ फ्रीडम टू यूज वंस इमेजिनेशन एंड एक्सप्रेस इन ओरिजिनल वेज। ओके, सो क्रिएटिविटी टेस्ट इन्वॉल्व डाइवर्जेंट थिंकिंग, वो मैंने बता दी है आपको, एंड assess such abilities to produce very वैरायटी ऑफ आइडियाज़। तो वैरायटी ऑफ आइडियाज़ डेवलप करने की कोशिश करती है, क्योंकि डाइवर्जेंट थिंकिंग है, एक एग्जिस्टिंग आइडिया से बहुत कुछ निकाल पाना इज डाइवर्जेंट थिंकिंग। दैट लाइक आइडियाज़ विच आर ऑफ द बीट एंड ट्रैक, एबिलिटी टू सी न्यू रिलेशनशिप बिटवीन seemingly unrelated things, ability to guess cause and consequences, ability to put things in a new context। तो वही सब कुछ है कि जो थोड़े ऑफ बीट है, मतलब उतना मेन स्ट्रीम में नहीं है, ऐसा कुछ सोच पाना। देन जो अनरिलेटेड थिंग्स है उनके बीच में कोई रिलेशनशिप सोच पाना, फिर क्या कारण हो सकते हैं किसी भी चीज़ का, कोई कारण या फिर कोई कॉन्सिक्वेंस सोच पाना, एंड देन किसी भी चीज़ को कोई एक नया कॉन्टेक्स्ट में सोच पाना इज़ क्रिएटिविटी। और यही सारी चीज़ें टेस्ट करती है आपकी जो क्रिएटिव टेस्ट है। ओके, so since expression of creativity are varied, tests may have been developed using different stimuli like words, figures, action and sounds। तो क्योंकि क्रिएटिविटी बहुत वैरायटी है, तो इसीलिए जो क्रिएटिव टेस्ट है उसकी जो स्टिमुलाई है वो भी बहुत वैराइटीज़ में है, जैसे कि वर्ड्स में है, फिगर्स में है, एक्शन में है एंड साउंड्स में है। और ये जो टेस्ट है दे मेजर जनरल क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटीज लाइक एबिलिटी टू थिंक ऑफ अ वेराइटी ऑफ आइडियाज ऑन ए गिवन टॉपिक सिचुएशन, alternative ways of looking at things, problem or solution, to guess causes and consequences, to think of unusual ideas, to improve and to use common objects, ask unusual question and so on। मतलब वही बात है, कुछ हटके करो, कुछ हटके सोचो, कुछ हटके सवाल करो, वही है, कुछ हट के सोचना, देन कोई प्रॉब्लम एग्जिस्टिंग है उसका कुछ नया सॉल्यूशन, क्रिएटिव सॉल्यूशन सोच पाना, जुगाड़ सोच पाना, यही सारी चीज़ है। सो सम ऑफ द फेमस साइकोलॉजिस्ट हु हैव डेवलप्ड क्रिएटिविटी टेस्ट आर, अभी कुछ इंपॉर्टेंट बात है, तो कुछ इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने क्रिएटिव टेस्ट को डेवलप किया, उनका नाम याद रखो भाई। सो दे आर गुइलफर्ड, टॉरेंस, खटेना, वलाच एंड कोगान, परमेश, वकीर मेहदी एंड पासी। बहुत अजीब से तो नाम, मतलब बहुत वैरायटी ऑफ नाम तो है, क्योंकि क्रिएटिविटी में ही वैरायटी है। ओके 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 ओके, सो अभी हम इंटेलिजेंट टेस्ट पे देख लेते हैं। सो क्रिएटिव टेस्ट हमने देखा, अभी इंटेलिजेंट टेस्ट। तो इंटेलिजेंट टेस्ट में भाई कॉन्वर्जेंट थिंकिंग है, मैंने बता दिया क्या होती है। सो इंटेलिजेंट टेस्ट में द पर्सन हैज़ टू थिंक ऑफ द राइट सॉल्यूशन। तो क्रिएटिविटी टेस्ट में कोई राइट सॉल्यूशन नहीं है, जो आप सोचो वही आपकी आंसर हो जाती है, लेकिन यहाँ पे आपको राइट सॉल्यूशन को सोचना होता है, एंड फोकस ऑन एसेसिंग एबिलिटीज़। और आपकी कौन सी एबिलिटी की जज होती है बेटा, आपकी मेमोरी, लॉजिकल रीजनिंग, एक्यूरेसी, परसेप्चुअल एबिलिटी एंड क्लियर थिंकिंग, इन सब की जज होती हैं। देयर इज़ ए लिटिल स्कोप फॉर एक्सप्रेशन ऑफ स्पॉन्टेनिटी, ओरिजिनलिटी एंड इमेजिनेशन। और यहाँ पे आपका कोई स्कोप ही नहीं है कि आप अपनी ओरिजिनलिटी दिखाओ, अपनी इमेजिनेशन और ये सब कुछ दिखाओ। और इसी के साथ, इसी टॉपिक के साथ हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। पीडीएफ के लिए जाना है टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है बेलव्ड कम्युनिटी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। चैप्टर 1 हमने कंप्लीट किया है। अभी मैं आपको 2-3 दिन में एक फीडबैक फॉर्म लाऊंगी, आपको फीडबैक फिलअप करना है, और उसके बाद वी विल मूव टू चैप्टर 2। थैंक यू सो मच। और नोट्स आपको मिल जाएगा, इसके बाद हम जैसे चैप्टर 2 की भी नोट्स मैंने रेडी कर लिए हैं, तो वो भी हम देख लेंगे। और ये हमारा चैप्टर 1। अच्छा, इतना जूम क्यों हो रहे हो तुम?
कहाँ रे भाई साहब, बहुत जगह है। अच्छा, ओके, सो चैप्टर 1। थैंक यू सो मच।